मेरा नाम नितेश शर्मा है। मैं इंदौर का निवासी हूँ। उम्र मेरी 35 साल है। राव केसर विद्या निकेतन में पढ़ाई करी है मैंने, और 12th के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया 5 अप्रैल 2008। मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा क्या आपके सोच में आया कि मैं ऐसा करूं? बिस्तर पे भाई मेरा मोशन साफ करता, बिस्तर पे ही मेरे को बाथरूम होती, कैथलेटर लगा हुआ, माँ मेरे को देख देख के रोती रहती। यही स्थिति मेरी रही। वो मेरी माँ ही मेरी जिंदगी में मेरी हिम्मत है। सर वो स्थिति इतनी डिप्रेशन की थी कि कहाँ चलता फिरता नाचता गाता नितेश, और कहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ नितेश। कहाँ 35 जने साथ में बैठ के चाय पीते थे, कहाँ एक आदमी नहीं मिला मेरे एक्सीडेंट के बाद। मैंने तो आज तक की तारीख में देखा कि बड़े भाई छोटे भाई अलग हो जाते घर से। थर्ड टाइम में चाकू रख के सोया, उनने देख लिया, मेरे को लगा सो गया होगा, तो मैं उठा और यूरिन करने के लिए तो मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी। भाई साहब फट से उड़ गए। अब ये रात की 2:45 साढ़े 3 बजे का इंसिडेंट है, जो दिया मेरे में फड़ा का फट करके बोले हम तेरे को देख के जिंदा है। सही बात है। और तेरे को मरने की सिर्फ एक रीजन दे दे कि क्या ये हालत को छोड़ के तेरे से पैसे मांग रहा है, तेरे को काम धंधे करने को बोल रहा है, तेरे से पढ़ाई करने का बोल रहा है, तेरे को किसी भी चीज के लिए बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए जिसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिले। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर नितेश जी शर्मा की, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। एक छोटी सी उम्र में उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जीवन को सफल बनाया और एक छोटी सी दुकान ओपन कर वह समोसा बेच रहे हैं, कचौरी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं और जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो देखिए हमारे इस एपिसोड में मिस्टर नितेश जी शर्मा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। तो आज आपके सामने है मिस्टर नितेश जी शर्मा, जो आए हैं हमारे कर्मा शो पर। मेरा कर्म मेरी पहचान। जी सर, ये हमारी टैगलाइन है कि हम कर्म करें और आगे बढ़े। तो बताइए नितेश जी, आपके बारे में, आपके जीवन के संघर्ष के बारे में, आपके जीवन चर्या के बारे में, आप जो काम करते हैं, आपकी डिसेबिलिटी क्या क्या है? सर 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 5 अप्रैल 2008। स्पाइनल कोड इंजरी हुई, बाइक से था, लोडिंग रिक्शा ऊपर से निकल गया। तो फ्रॉम बिलो चेस्ट, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक कोई सेंसेशन नहीं है, टोटल बॉडी डेड है। यहाँ मेरा कोलेस्टोमी का एक ऑपरेशन हुआ है, जिससे मेरे को मोशन बाईपास होता है, और यूरिन के लिए मैं कैथलेटर यूज करता हूँ। मतलब टोटली ऑन अनेबल टू वॉक हूँ, गोद में आता हूँ और गोद में। हाँ, हमने देखा कि इंटरव्यू हाइलाइट्स में भी देखा हमने कि आपके कुछ दोस्त लोग हैं, मेरे साथ भाई रहते हैं मेरे। हाँ, ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में मदद करना मेरी आ ही जाता है। कोई भी दोस्त मेरा किसी ना किसी टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर दोस्त नहीं मिला तो जैसे मेरी आपसे संपर्क हो, तो इंसानियत इतनी तो है जीवन में किसी ना किसी के पास कि कोई ना कोई मदद के लिए। एक बात तो है कि हमारे इंडिया में इंसानियत है, बिल्कुल है साहब। हमारे भारत में यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी के रूप में मदद करने आ ही जाता है। अगर गिराने वाले 10 है तो उठाने वाले 2 तो है। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, प्रभु किसी ना किसी स्थिति में मिल जाता है। तो आपकी क्या एज में एक्सीडेंट हो गया था? साहब मैं था 18 साल का, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद जब 21 दिन तो टोटली मैं हॉस्पिटलाइज रहा यूनिक में। यूनिक से जब मैं, मतलब मेरे लिए तो ये हो गया था कि दुनिया पूरी खत्म हो गई। मेरे को तो यही नहीं पता था कि क्या हुआ है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था हॉस्पिटल में कि मेरे पैर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है। मेरे घर वाले मेरे को लिटरली ऐसे करके बता रहे कि ये रहे तेरे पैर। मैं कह रहा नहीं, ये मेरे नहीं है, मेरे तो कहीं इमली के पेड़ पे टंगे हुए, अच्छा, यहाँ से कटे हुए दिख रहे थे। लिटरली सत्य बता रहा हूँ, महादेव की कसम। और यही स्थिति मेरी रही। 21 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज हो गया, जब मैं घर आया तो मैंने बहुत दिनों बाद तो बाहर का कुछ नजारा देखा। अब मेरे लिए वो ये हो गया कि यार कुछ तो दिखा। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, पर मेरे लिए टोटली ऑन बेड था, क्योंकि रॉड डली हुई है 4 कमर में। बिल्कुल, तो बैठना अलाउड था नहीं। ऐसे करके जब घर आया, फिर माता राम, पिताजी, भाई दी सभी थे। स्थिति चलती रही। ऐसे चम्मच से चाय टोते थे मेरे को। और मैंने मेरे जीवन के 8 साल बिस्तर पे से ऐसे बस छत को देखते देखते निकाल दी, सोचते सोचते। ये हकीकत है मेरे जीवन की। बस मैं वही बस ऐसे करके विजुअलाइजेशन कर रहा था कि अपन चलते तो कैसे चलते, अपन बैठे तो कैसे बैठे। हुआ था, ये जब मेरे एक्सीडेंट की बात है। तो आप अकेले ही थे उस टाइम? मैं बाइक से था। बाइक से थे आप? कुछ काम से जा रहे थे? मैं बेटमा से रिटर्न आ रहा था। और लिटरली मेरे को ये याद नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे आज तक। मेरे को तो वहां पे जो स्पॉट पे जिन लोगों ने उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया,
उन लोगों ने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था और एक लोडिंग जा रही थी। जा रही थी और ठोक के चली गई। और मेरे को तो आज तक ये याद नहीं कि वो स्पॉट में 3:45 पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और 3 बजे मेरे दोस्त का फोन आया था जिसकी मैं बाइक लेके गया था, तो उसने पूछा तू कहाँ है, तो मैं बोल रहा मैं तफरी तक आ गया हूँ और मैं रिटर्न आ रहा हूँ। बस ये याद है मेरे को, इसके अलावा मेरे को उसके आगे की रास्ता नहीं याद और आज तक याद नहीं। कौन से मतलब कितने साल के थे आप जब आपका एक्सीडेंट हुआ मेरा था? 18 साल कंप्लीट, 12th के एग्जाम देते सर मैंने, और 18 साल मेरी। उस टाइम कोई बिजनेस तो करते ही नहीं 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 होंगे सर, एग्जाम ही थे, 12th के एग्जाम दे के अच्छा नौकरी करता था सर, प्राइवेट 12th के एग्जाम दे रहा था। हाँ। और लोहा मंडी में जॉब थी मेरी उस टाइम। अच्छा, और शादी एक्सीडेंट के बाद हुई? शादी मैंने करी है 2016 में सर। एक्सीडेंट के बाद बाद इसी स्थिति में गया, लव मैरिज किया है मैंने, अच्छा। कृपा है महादेव की उसमें भी। नहीं नहीं, वो तो आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, और एक्सीडेंट तो ठीक है हुआ है, किस स्तर पे हुआ है वो आप जानते हैं कि आपको सर कैसे वो हुआ है। फिर भी स्टार्टिंग हम तो यही बताना चाहते हैं कि आज इस प्रॉब्लम से भी आप हो और आज आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपने ऐसा किसी को मतलब अंदर से किसी को दोष दिया कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मैंने किसी का कुछ स्टार्टिंग बुरा में तो नहीं मैंने किया? ऊपर वाले से सिर्फ ये बोला कि मैंने यार ये जिंदगी देके तूने मेरे को गलती करी। मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है सर मेरी लाइफ में। मेरे हाथ पे निशान मिल जाएंगे, ये 21 ब्लेड गिन के मारी है मैंने। तो ऐसा क्या इतना परेशान हो गया आपके सोच में आया कि मैं ऐसा करूं? बिस्तर पे भाई मेरा मोशन साफ करता, बिस्तर पे ही मेरे को बाथरूम होती, कैथलेटर लगा हुआ था, माँ मेरे को देख देख के रोती रहती, यही स्थिति मेरी रही। वो मेरी माँ ही मेरी जिंदगी में मेरी हिम्मत है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करने के पहले मैंने उनसे पूछा था कि यार ये जिंदगी क्या हो गई, तो माँ कहती है कि ऊपर वाले ने अगर तेरा एक रास्ता बंद किया है तो 4 खोलेगा। अब ये तू ढूंढेगा नितेश कि वो 4 रास्ते क्या है, आज 2 पैर नहीं है। सुसाइड करना बुरी बात है, लेकिन आप जिस सर वो स्थिति इतनी डिप्रेशन की थी कि कहाँ चलता फिरता नाचता गाता नितेश और कहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ नितेश, कहाँ 35 जने साथ में बैठ के चाय पीते थे, कहाँ एक आदमी नहीं मिला मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे से। जब घर स्टार्ट हुई मेरे पिताजी, उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अनस्टेबल, मेरे नाना श्री नहीं होते तो मैं तो यूनिक में हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन ही नहीं होता, वो ऑपरेशन ही नहीं होता। जमीन भी की उनने वहां पैसा दिया, नहीं थी किसी की कंडीशन। फिर 6 महीने निकले मेरे बिस्तर पे, 6 महीने निकले तो फिर मेरे को 6 महीने बाद पेपर में न्यूज पढ़ी हमने कि यार बॉम्बे में स्टेम सेल थेरेपी करके इलाज चलेगा, 3 दिन के 2 लाख रुपए। अच्छा। फिर कंडीशन उलझी, फिर भी घर वाले दम करके मेरे को वहां लेके गए। वहां लेके गए तो अलग अलग टाइप के 3 ट्रीटमेंट थे, 17-18 इंजेक्शन ब्लड निकाला यहाँ से मेरे सामने मेरी आंखों के। सेंसेशन ये नहीं, बोले एनेस्थीसिया दे, मतलब सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता ही नहीं चलता है। उन्होंने 18 इंजेक्शन ब्लड निकाला और उसमें से बैक्टीरिया निकाल के D7 D8 में डाले। बोले मे भी पॉसिबल हो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया रीजनरेट होते हैं तो टिश्यूज बनते जाएंगे और तेरा काम हो जाए अगर होने को। तो नहीं हुआ, शॉक ट्रीटमेंट दिया। अब यहाँ लगा तो पता नहीं चल, और यहाँ लगा तो सब कुछ पता चलता है। तो मैंने यार ये भी नहीं हुआ। फिर ऐसे एक फिजियोथेरेपी चली मेरी, फिजियोथेरेपी चली तो ऐसे है ना, एक रेलिंग, दो रेलिंग लगी हुई और नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ, वहां मेरे को फर्स्ट टाइम लेके गए। अच्छा। तो मैंने अब क्या होगा, तो बोले तेरे को खड़ा करेंगे। तो मैंने पॉसिबल कैसे, तो उन्होंने कैलिपर्स बांधे पैरों पे, और जब पहली बार कैलिपर्स बांधे तो मेरी माँ ने मेरे को करीबन नींद करते हुए 1.25 साल बाद खड़ा देखा होगा, और उसके लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। क्या दृश्य था आपके सामने वो? मेरी माता राम का रोता हुआ चेहरा, मेरे बड़े भाई का शॉकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल कि बोले भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और अपन जब एक खड़े सपोर्ट हुए, होता है, एक फैमिली सपोर्ट मिल जाए, दोस्तों का सपोर्ट मिल जाए तो हम आगे निकल जाते हैं। सबसे बड़ी मौत है सर घर वालों का साथ नहीं होना, जिंदा होने के बाद भी। चलता फिरता आदमी हो या बैठा हुआ आदमी हो जाए, अगर आप हो या मैं हूँ, सिर्फ एबल और डिसेबल के फर्क है। बिल्कुल सर। माँ बाप साथ है तो जिंदगी बहुत अच्छी है, और माँ बाप साथ नहीं है तो जिंदगी सही होने के बाद भी आप लोगों को देखो ना, जो अच्छे लोग हैं वो माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं सर। ये देखते ही ये मैं उन्हीं लोगों की सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने इनको पैदा करके गलती करी है। ये सर ऐसा नहीं है, ये उनके कर्म है, आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम आनी है, ये चक्र जो आज ये जाएगा। कर रहे हैं वो कल इनके बच्चे करेंगे, क्योंकि सीखेंगे कहाँ से सर? माँ बाप से सीखेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे सामने हमारे दादा दादी को नहीं रखा, नाना नानी को तो नहीं हम रखा, क्यों करें? तो हम क्यों करें जब तुमने नहीं करा। और ये उस टाइम ये नहीं बोल पाएंगे कि यार बेटा तू हमारे साथ गलत कर रहा है, सही है। वो भी सीधा बोलेगा कि तुमने भी तो यही करा था। सही है। तो आपकी ऐसी दिनचर्या क्या रहती है सर? रूटीन शुरुआत में तो बहुत गंदा था। नहीं, अभी जैसी ये प्रॉब्लम है इसके बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब सुबह उठ के फिर उठता हूँ, हकीकत बोलूं तो सबसे ज्यादा पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा नाम निकलता है मेरा नाम जाप में।
भगवान का नाम लेता हूँ, उस आपसे बैठे बैठे बात करते करते भी वो अंदर कंठस्थ चलते ही रहेगा मेरे को। आप और तो अब महादेव मेरे को के आदत भक्त बनी। हो, और बाबा की महादेव कृपा तो सी में बिल्कुल पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू हर सोमवार उज्जैन जाता हूँ, अच्छा। किसी भी कंटिन्यू स्थिति में कुछ भी हो जाए। मैं लेटे लेटा भी, मैंने लिटरली अप्रैल मई जून में ऑपरेशन हुए मेरे 2 बेड सोल के। मैं जून, मेरा बर्थडे था 25, मैं लेटे लेटे कार में ऑपरेशन में होने के बाद भी गया हूँ, लेकिन बाबा ने मेरे को बुलाया। महादेव की जिस पे कृपा है उसका तो प्रभु वही है सब कुछ, और बिल्कुल वही बनाते हैं रास्ता। मेरा आपसे मिलना, आपका इनसे मिलना, इनसे हम सोचते हैं हमारा खेल है, लेकिन ये हमारा खेल नहीं है। सब ऊपर वाले का सब खेल है। खेल वो रहा है, हम सब तो ऊपर सिर्फ वो वाले का। खिलाड़ी है जिससे खिलवा रहा है ऊपर वाला। आप कितना भी कुछ कर लो, मैंने एक लाइफ में देखा है कि आपने जो सोचा है, आप जो कर रहे हो जी, वो करते जाओ, ऊपर वाले को ऊपर वाले दिखाना को है कि वो दिखाने क्या क्या करेगा। करेगा। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत ही होगा, आप 100% अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इंस्टेंट रिजल्ट है सर, होगा, इंस्टेंट रिजल्ट है। आज की तारीख में, आज तो पंचम काल चल रहा है, तो आज तो इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट होता है सर। आपने जैसा करा है वो आप वैसा 2 दिन भरोगे। बाद, 4 दिन बाद भुगतोगे, 6 दिन बाद भुगतोगे, मतलब भुगतोगे। अभी ऐसा नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा या पुराने जन्म का तो कहते हैं हम मिलेगा। पुराने जन्म के पाप, अरे इसी जन्म के नहीं इसी सुधर जन्म रहे के तो पिछले जन्म के कहाँ से करेगा इंसान। बिल्कुल सर, सही है। तो जैसे आपको ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए सर। ये जीवन का सत्य बता रहा हूँ। कोई नेता, कोई बड़ा वीआईपी, बड़े से बड़ा ट्रस्टी सिर्फ विकलांग के साथ है ना एक फोटो खिंचवाने के लिए कराया कि हमने करा, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करेगा। सांत्वना के लिए उनकी 2020 से लेके 2024 तो ये चल रही है, और 18 साल मेरे टोटल एक्सीडेंट को हो गए। 35,000 रुपए ऑपरेशन के लिए लेने गया था मैं फर्स्ट टाइम। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी जब मेरे को केलोस्टोमी का ऑपरेशन करवाना था। मेरे यहाँ का विधायक, नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल 35,000 रुपए नहीं दे पाया। 65,000 रुपए का टोटल ऑपरेशन हुए 2 मेरे। घर वालों ने जैसे तैसे करके दिए। बाहर पहुंच जाओ ना इनके ऑफिस के बाहर, तो दिखाएंगे तो ऐसे अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है सर, कोई नहीं आता सर। 2020 में कलेक्टर के पास आवेदन लगाया कि भैया मैं प्राइवेट दुकान लेके जितना किराया भरता हूँ, अगर मेरे को विकलांग कोटे पे गवर्नमेंट अगर ग्रीन बेल्ट की जगह दे देगी बिल्कुल, तो मेरा व्यापार इजी हो जाएगा। मैं मेरे बच्चों को पालने में, आप तो काम ही करना चाह रहे हो ना। पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ जगह मांग रहा हूँ, और वो भी कौन सी, किसी की प्राइवेट है, गवर्नमेंट कोटे की जगह। बिल्कुल। और हमारा कोटा बना हुआ है विकलांगों, तो दिखने के बाद भी क्यों मैं कलेक्टर के चक्कर काट काट के मर गया। मेरे पास आज भी कॉपीज पड़ी है मेरे फोन में। उनकी साई मिट गई, वो जो सील ठप्पा लगा के देते कि हम सुनवाई करेंगे, कागज तो नहीं पहुंचे, नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डालो तो बोले ऐसा कोई प्रावधान है ही ही नहीं। कहाँ जाएगा आदमी। ये तो चलो मेंटली स्ट्रांग था, फैमिली बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग सपोर्टिव थी कि तू कर, हम खड़े होते हैं। बहुत सौ को भीख मांगते हुए देखा है मैंने सर, होता ही है। और अच्छे खासे मेरी स्थिति वाले टंग जाते हैं फांसी पे। ये तो मेरी हिम्मत है कि मैं जी रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो आपने कि शायद 20 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट, 3 टाइम किया। फर्स्ट टाइम में ब्लेड मारी, सेकंड टाइम में बिटाडिन पी गया, थर्ड टाइम में चाकू रख के सोया। तो ऐसे आपके मन में क्या आता था कि आप तीनों अलग अलग फीलिंग्स हैं। फर्स्ट टाइम माता राम को बहुत ज्यादा खिलपते हुए देखा, और खुद की स्थिति इतनी गंभीर थी मेरी कि मेरे को मोशंस के लिए एमओ यूज करना पड़ता था। अमोनो या एमओ करके एक दवाई आती थी, उसी के बाद मेरे को मोशंस होते थे। तो जीते जी जो नर्क है वो मैंने भुगता है, वो देखा। उसने फर्स्ट टाइम इसलिए किया, ब्लेड है हमारी। दूसरी बार पे कुछ बात थी, ऐसे बैठे हुए थे 4 एक दोस्त और कोई हंस के चल लिया। चलते फिरते आदमी में और बैठे बैठे आदमी में बहुत अंतर फर्क है। कोई उठ के दे देगा, ये डर नहीं रहता। विकलांग आदमी मतलब क्या करेगा। सेकंड टाइम फिर मैंने वो पी लिया, ड्रेसिंग करने की बात थी, दवाई पी गया मैं। थर्ड टाइम में चाकू रख के सोया था सेमफल काटने का। और मेरे बड़े भाई साहब, मतलब मेरी जिंदगी में वो एक आदमी ऐसा है जो मेरे लिए, मैंने राम जी नहीं देखे पर मेरे भाई को देखा है मैंने। बिल्कुल, क्या अवेरा है उसने मेरे को। और तीसरी टाइम के बाद मेरे दिमाग पे से टोटली हट गया था कि अब नहीं मरना। मैंने तो आज तक की तारीख में देखा कि बड़े भाई छोटे भाई अलग हो जाते घर से। आप बोल रहे हो कि मेरे बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई कितना ही कुछ भी हो, आज भी मेरे लिए वो मेरी जान है और मैं उसकी जान हूँ। शादी हो गई उसकी भी मेरी भी, पर मेरे लिए मेरा भाई। थर्ड टाइम में चाकू रख के सोया, उनने देख लिया। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अब वो देख लिया तो देखने के बाद मेरे को लगा सो गया होगा। मैं उठा यूरिन करने के लिए, तो मैं उठा और यूरिन करने के लिए तो मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी। भाई साहब फट से उठ गए। उठ के मम्मी को आवाज मार दी। अब ये रात की 2:45 साढ़े 3 बजे का इंसिडेंट है जो दिया मेरे में फड़ा का फट करके। मतलब क्यों मार, बोले हम तेरे को देख के जिंदा है। सही बात है। और तेरे को मरने की सिर्फ एक रीजन देते कि क्या ये हालत को छोड़ के तेरे से पैसे मांग रहा है, तेरे को काम धंधे करने को बोल रहा है, तेरे से पढ़ाई करने का बोल रहा है, तेरे को किसी भी चीज के लिए बोल रहा है। सर जिस घर में खाने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, माताराम कमाने जाती थी, उस पीरियड में मेरे घर में मेरे सामने एक कंप्यूटर, टेबल कंप्यूटर, एक टीवी, एक मोबाइल
तू जी बस। बिल्कुल। ये मेरे घर वालों ने मेरे लिए देखो आप कितने सपोर्टिव हो, तो आप ये सोचो कि आपके कर्म कितने अच्छे हैं कि आपको घर वाले मेरे सपोर्ट माँ-बाप कर रहे मेरे हैं। को मिले। एक छोटी सी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा कि कुछ हमसे गलत हो गया होगा, तो आज ये चीजें हमको मिल गई। हो सकता है सर मैंने शुरुआत में ये चीज सोचता था कि मेरे से कुछ गलती हुई इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल, मैं भी यही पर बोल आज रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो एक्सीडेंट मेरी गलती नहीं, हो सकता है कि उस एक्सीडेंट के नहीं होने की वजह से मेरे से और कुछ गलत हो जाता। ऊपर वाले ने दुख देने वालों की श्रेणी में तो नहीं रखा मेरे को, बिल्कुल। दुख सहने वाले की श्रेणी में। मैंने किसी को दुख नहीं दिया आज तक और ना मैं सही। देना चाहता चाहता हूँ, पर मैं झेलता हूँ। और मैं झेलता हूँ तो मैं पर्सनली, अगर आज आपकी उंगली में अभी लग जाएगी ना, आपको सिर्फ दर्द होगा, मेरे को उस दर्द को मैं महसूस करूंगा महसूस, सर, क्योंकि आपको क्योंकि पता है ना, मैंने वो आप जीवन जिया कि दर्द वाकई में क्या होता है। बिल्कुल। उस दिन चनकट पड़ी, चनकट पड़ने के बाद जब शब्द आए तो बोला हम तेरे को देख के चिंता, तो मेरा मुंह से फिर ये निकला रोते रोते, बोला आज के बाद मरना कैंसल, अब जिएगा नितेश जिंदगी। हाथ तो हाथ उस रूम को कन्वर्ट करके मोबाइल की शॉप डाली। यहाँ से चालू होती है मेरे बिजनेस की तैयारी। 5,000 रुपये नहीं थे चार्जर लाने के लिए, 35 रुपए का चार्जर मिलता था 2009 में। बराबर। तो वहां से काम चालू करा, 20 रुपए में चिप भराती थी 2 GB की, गाने भरा लेते गाने थे। भराते थे, मूवीज चलती थी, गेम डल जाते थे। यहाँ से काम काज चालू करा तो सुबह 9 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक अपने को सिर्फ यही करना है। भाई साहब सुबह कॉलेज जाने के पहले दुकान में बिठा देंगे, भाई साहब आएंगे कोचिंग से, रात में 10 बजे उठा के वापस हमने देखा है कि आपको गोदी में उठा के ले जाते और गोदी वो से ले आते। ये अभी तो सब दोस्त होने सर, हाँ। ये तो ये यहाँ से दोस्ती का मार्केट जो शुरू हुआ, जो पुराने थे एक्सीडेंट के पहले, उनमें से एक भी नहीं है। अच्छा। एक भी नहीं है, मतलब बाई चांस कोई एक आध दोंगे जो हाय हेलो फोन पे कर लेते होंगे, पर्सनली तो कोई नहीं। जब मोबाइल की शॉप चालू हुई तो वहां से चालू होती है दोस्ती यारी। बहुत अच्छा हूँ जब तक आप अच्छे हो। बिल्कुल। और आपने मेरे से गलत करा तो दुनिया का मैं नियम आपकी ही है ना। व्यवस्था रख दूंगा महादेव के सामने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो जो भी करना ऊपर और वाले वो को ऐसा करना है, पटकेंगे आपको करने की जरूरत ही कि नहीं है उनकी, मैं बहुत सच्चे दिल से पूछता हूँ प्रभु उनको, वो मेरे शब्दों में जितनी जान हम है ना, एक ही चीज कहते हैं कि हमारी नियत साफ रहे, हम अच्छे कर्म करें और आगे बढ़े, और बाकी पीछे ऊपर वाले के हाथ में ऊपर वाले के हाथ में छोड़। पर सर इसमें भी लोग मानते नहीं है, लोगों को मेरे टेंशन नहीं है। निवाले में आप- अगर घी है, आपकी स्थिति ऐसी है जी हमारी स्थिति अच्छी है जी, तो लोगों की वो थिंकिंग हट जाती है, वो तो लोग यूज थिंकिंग करेंगे, भूल जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं ना, हम आगे तक अच्छे चलेंगे, आगे तक अच्छे चलेंगे। उनको आगे का पता नहीं, फ्यूचर पता नहीं है कि हमारे साथ कल क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। और उसमें भी तो सर मैंने देखे 8 में से 2 आदमी तो अच्छे मिल ही जाते हैं। बिल्कुल और वो मिलते हैं। 2 अच्छे आदमी मिलने की वजह से हम जैसे लोग जी जाते हैं। जिंदा है। नहीं तो वो जो 6 की सुनेंगे ना, ये सर मेंटल लेवल के ट्रोमास बहुत है मेरे जीवन में, बहुत सारे ट्रोमास है मेरे जीवन में। किसी हैंडीकैप आदमी को काम करते हुए देखना सबसे पहला सदमा है लोगों के लिए। उनके हिसाब से एक अपाहिज मतलब क्या होना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता हुआ, अगरबत्ती बेचता हुआ, या घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ, जो घर वालों के सामने डेड बॉडी का सरेगा, ये है। और ये मैंने देखा, और मैंने मेरे एक्सीडेंट के पहले आज तक मेरे ऐसा केस नहीं देखा सर। मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि इस टाइप की कोई बीमारी भी होती होगी। एक एक्सीडेंट सुना मैंने, मेरा मोबाइल एक्सीडेंट हो गया, जिंदगी हो गई बर्बाद। 2 ऑप्शंस थे, मर जा या जी ले। मरने के लिए 3 बार सोचा, ऊपर वाले ने बोला नहीं, अरे आपकी लाइफ जीना है यार, अभी तो अभी कहाँ, और तू जी के बताएगा। और तू खुद की जिंदगी नहीं जी सकता तो लोगों को जीना सिखाएगा। बिल्कुल। मेरा भाई का एक दोस्त है कॉलेज का, उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। ये मेरे 2010 का इंसिडेंट है सर। भैया उससे मिलने गए तो बोला यार मैं परेशान हो गया, एग्जाम ये वो, और मैं तो मर रहा हूँ। बिल्कुल। गोली खा ली, होश में आया तो बोल भैया और ये सब दोस्त हूं ने, बोले वो एक मेरा घर पे पड़ा हुआ है, चलता भी नहीं है, और तो एक एग्जाम में फेल हो रहा है। सिर्फ एक एग्जाम के चक्कर में उसने तो जिंदगी खो दी। कभी वो एक शायरी छोटी सी बोलता हूँ सर कि एक हादसे ने छीन ली हंसी मेरी, वरना कभी हम भी महफिलों में जान हुआ करते थे। वो महफिल ही नहीं होती थी जब तक हम नहीं होते थे। एक इंसिडेंट वो वहां से वो कहता है, बोले यार बात तो तू सही कह रहा है दिवेश, मेरे बड़े भैया का नाम दिवेश है, बोले बात तो तू सही कह रहा है यार दिवेश, जब वो छोटा जी सकता है तो फिर अपन क्यों नहीं जी सकते। उसने फिर उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और आज वो इंजीनियर है शायद बेंगलोर में, अच्छी पोस्ट पे, मोबाइल की शॉप चालू। हम भी यही कहना चाहते हैं और आप भी यही कहना चाहते हैं। जी सर बोलिए। नहीं सर वो मैं खुद ही कर लूंगा, बताएं सर। कि जिंदगी में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिक्र छोड़ दो, जो होना है होगा। अपन एग्जाम में हम नॉर्मल इंसान कैसे है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है हर किसी के जीवन में सर, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं,
हम नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल सर। हमको भगवान ने एक जिंदगी दी और मनुष्य जिंदगी दी है, जी तो मनुष्य जिंदगी अगर दी है तो प्रॉब्लम्स आएगी। बिल्कुल आएंगे सर। अगर हम जानवर होते तो हमें प्रॉब्लम होती ही नहीं। होती नहीं, न दर्द का एहसास, न न कुछ। चिल्लाने की आदत, सहते जाते और रहते जाते, एक्सीडेंट हो जाता, हम मर जाते, हमारी टांग टूट जाती तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमारे कर्मों की वजह से मिला है। भुगत और रहे। इस मनुष्य जीवन में अगर कर्म अच्छे करेंगे तो हो सकता है आगे अच्छे मिल जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद बात मिलता का है। मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो आप सोचो कि आपको ये जीवन मिला है तो आप इसका अच्छा उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें। सर 3 सेकंड में जिंदगी बर्बाद हो गई, बाइक चलाने से व्हील चेयर पे आ गए, ये एक माइनस पॉइंट है ना। बिल्कुल। उसी 3 सेकंड का इंतजार है कि मैं वापस से पैरों पे खड़ा होऊंगा और महादेव की कृपा होगी जरूर है, मैं आज आपके स्टूडियो में गया हूँ सर। बिल्कुल। 18 साल तो हो गए इंतजार में, पर वो कहते हैं ना गोल्डन टाइम स्टार्ट होगा हाँ, होता है। और एक चमत्कार 100% होगा सर। आदमी की लाइफ में 3 बार गोल्डन टाइम आता है, एक आपके बचपन में, जी, स्कूल टाइम, स्कूल टाइम में, एक आपकी शादी के टाइम जवानी में, जवानी में, और एक आता है आपके बुढ़ापे के पहले जब आप दादा दादी बन जाओ दादी जब। बनते ये 3 गोल्डन टाइम रहते हैं आपके। हैं। और एक समय की सर देखिए ना, उम्मीद पे जिंदगी कायम है, आपकी हो मेरी हो किसी की भी हो। बिल्कुल। मुझे बहुत उम्मीद है अपने जीवन से, ये चालू है ना, सब चाहिए। ये भी बंद हो जाए। मैं कहता हूँ दिमाग इंसान का सबसे बड़ा पावर है। वो एक भाई नाम नहीं याद है मेरे को, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंजीनियर, तो उनकी सिर्फ एक उंगली चालू थी, सिर्फ एक उंगली। उस उंगली से वो व्हील चेयर ऑपरेट करते थे और कंप्यूटर डिजाइन किया शायद उन्होंने। नाम में कंफर्म में नहीं हूँ इसलिए मैं ले नहीं रहा, लेकिन वो थे। कुछ चीजें पढ़ी है मैंने, जिस पर दुनिया हंसी ना था उसी ने इतिहास रचा है। ये बात जानता हूँ। बराबर है। आज के समय में मेरे पे जब कोई हंसता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम मेरे को ऊपर वाले ने इस लायक तो बनाया है कि तेरे चेहरे पे हंसी मेरी वजह से आ रही है। तू हंस ले, तू मेरी स्थिति पे हंस ले कि मैं बाथरूम कैसे करता, मेरे को मोशन होते कि नहीं होता, मैं हंस रहा। सर मैं लोगों की कार में बैठते, लोग मेरे को कार में नहीं बिठाते थे। क्यों नहीं बिठाते थे? कि यार मैं इसको बिठाऊंगा तो मेरी सीट गंदी हो जाएगी। और ये पहला इंसिडेंट मेरे सामने, जो मेरे साथ मेरा बचपन का क्लासमेट स्कूल का, उसकी वैगन आर में बैठ के मेरे को किसी की शादी में जाना था मेरे दोस्त की, तो उसने मेरे को बिठाने के पहले सबसे पहले क्या बिछाया? कपड़ा। और दिखता है ना सर। मैंने ठीक है यार, गाड़ी महंगी होगी, अपने से ज्यादा होगी, और मान लो कि अपनी पर्सनल परेशानी में तो आदमी किसी की गाड़ी खराब नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इंटेंशनली कुछ नहीं करता आदमी। सही है। मैंने ठीक है, यहाँ से सीखना है अपने को। मैंने ये वेरी गुड बहुत आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका देखा भी है मैंने कि आप शॉप भी चला रहे हो। बहुत आते हैं सर वहां पे भी, अपन काम करने बैठो ना बिल्कुल तो हंसेंगे, कैसे कर लेता है। मैं चाय का जग पकड़ के ऐसे बैठे बैठे काम कर लेता हूँ, मैं ऐसे बैठे बैठे गैस के हत्ते पे चाय बना लेता हूँ, मैं वैसे बैठे बैठे सैंडविच बना लूँ। मेरी अच्छाई नहीं दिखेगी, कैसे कर लेता है वो दिखेगा। उस पे भी नहीं जाएंगे, वो किस पे जाएंगे? ये क्यों कर रहा है? कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? देखो तो मर जाना चाहिए। हाँ, घर में बैठ के तेरे घर वाले नहीं पाल पा रहे। अरे मेरे घर वाले तो मेरे को सब पाल पा रहे हैं। जिस टाइम पे 2 लाख रुपए की औकात नहीं थी तब भी उनने मेरा ऑपरेशन करवाया, मेरे को सब कुछ करा। मेरा जीवन क्या, मैं तो बिस्तर पे पड़े रहूं? नहीं, वहां आके तू मेरे से बोलेगा कि यार वाह यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू बिस्तर पे पड़ा। तो नितेश जी जैसे हम तो नॉर्मल इंसान है, हम काम भी कर रहे हैं जी, जॉब भी कर लेते हैं जी, घर परिवार भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छी है, हम सब कर लेते हैं। तो आप क्या सोचते हैं आपकी बॉडी को लेके कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, या आप सोचते हैं कि मैं सब कर सकता हूँ? जैसे एक ताला बनता है तो ताले की 2 चाबियां होती है, एक रूल बनता है तो उसके भी एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। मेरा चलना झूठा, या तो मैं बिस्तर पकड़ लेता या फिर मैं चलने का रास्ता बना लेता। मेरे पैर काम नहीं करते लेकिन दूसरों को तो करते हैं। मैं नहीं जा सकता, कोई ले जा तो सकता है। यहाँ से थिंकिंग बदली, मैंने यार अपन नहीं पहुंच सकते, कोई तो पहुंचाएगा। और ये सिंगिंग सबसे पहली बार जब मेरा बड़ा भाई मेरे को मेरी गाड़ी पे बिठा के बीटमा लेके गया, दोनों पैर लिटरली लेग गार्ड से बांध दिए, इनमें सेंसेशन नहीं, पर वो बिठा के ले गया, तो मैंने अपनी जिंदगी यहाँ से खुलती है। ये सीख के आ गए कि अपन गाड़ी पे बैठ के तो जा सकते हैं, अपन नहीं चला सकते, भैया तो चला सकते हैं, दोस्त तो चला सकता है। ये चली, हम एक दिन रात में लेटे हुए सर, मैं सो के उठा हूँ सुबह, तो मेरा ये अंगूठा छुआ पूरा कतर गया उसका। अच्छा, पूरा मेरे को रात भर तो पता ही नहीं चला, सेंसेशन ही नहीं चला। हाँ। भाई साहब सुबह उठते हैं हमारे जाने के लिए, उन्होंने उठा तो बोलो भाई लोग वही उठ, तेरे पैर की क्या स्थिति हो गई। पूरा चुआ पैर कतर के, नाखून सब काट उठ के चला गया। भैया उस दिन कॉलेज नहीं गया हमारा,
मैंने अब तू ये आज तो मेरे को ये लगी, आज तो तू था तो मेरे को पता चल गया। मैंने कल नहीं होगा या कल कहीं होगा, और मेरी स्थिति कैसी हो गई फिर तो तू ये देख। तो बोले तू लेटना बंद कर दे, व्हील चेयर पे बैठ। तो व्हील चेयर पे बैठने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को कहीं से भी अपाहिज समझता ही नहीं। मैं नहीं बैठूंगा, घर वाले कहते ट्राइसिकल दिला देते, मैं बैठने ही नहीं। तो ऑफिस चेयर आती जिसमें टायर रहता ताकि घर में इजिली मूवेबल हो सके। और वो उस पर बैठ के सिस्टम पे गेम खेलने का शौक लगा, तो जिंदगी बिजी होते गई कि अपने आप को व्यस्त रखते गो। रात में 3 बजे तक 4 बजे तक टीवी देखता, छत देखता और जिंदगी के बारे में सोचता रहता। गाने बहुत बड़े जीवन के इंस्पायरिंग चीज है सर। म्यूजिक, गानों से ही आप आगे बढ़ते हैं। उनको सीखते सीखते मैंने अपन जिंदगी कैसे जिएंगे। मोबाइल की शॉप चालू हुई, मोबाइल की शॉप बंद हुई, मोबाइल की शॉप बंद होने के बाद भैया की शादी हुई। अच्छा, पहले दीदी की हुई। दीदी की शादी वाले टाइम पे तो मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं था। 2008 और 2010 की बात। भैया की शादी हुई 2014 में। उस टाइम का एक इंसिडेंट ये कि जमाना तैयारी कर रहा है, कोई कपड़े रख रहा है घर में, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपन साला दवाइयां ढूंढ रहे, बैग ढूंढ रहे। और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन मेरा भाई और मेरा सबसे अजीज भी हुई। तो मेरे को तो उस टाइम ऐसा लगा, मैंने यार मौत तो अभी आनी चाहिए, क्योंकि आप इससे और क्या बुरा हो रहा है। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दवाइयां रख रहा हूँ। तो मैंने यार जिंदगी तो, मेरा भाई कहता बोले चल यार तू नहीं चलेगा तो घोड़ा कैसे चढ़ेंगे, बग्गी पे बैठेंगे। बग्गी पे बैठते हुए गए, शादी हो गया, रिटर्न आए। फिर तो आप समझ जाते हो, जब छोटियां घर में ज्यादा हो जाती है तो फिर वो उलझ ही जाती है। हर घर की समस्या है, हर घर की प्रॉब्लम है। अब वहां से आगे निकले तो बोला अब तू या तो एक दूसरे पड़ाव की तैयारी कर। अब माता राम की जिंदगी में एक फ्रीक्वेंसी आ गई कि दीदी की हो गई, भैया की हो गई, आपकी नहीं। तेरा क्या। एनजीओ गए, मुखबादी ढूंढी, पैरालाइज देखी। तो मैंने यार जब मेरे को ही अवेयर नहीं पा रहा है, इसको भी अवेयर ना, क्या करोगे अवेयर के। और मैंने इतना भी दुख मेरे को नहीं देना, मेरे को झेल लो। मैंने कहा झेलोगे किसी और को। मैंने शादी तो वही करेगी जो प्यार करेगी। लिस्ट खुली तो लिस्ट में तो एक नाम तो था अच्छा सा। अच्छा, तो आज वो आपकी भाभी है और घर में। डॉक्टर ने लाइन में कह दिया था, और कुछ लोगों ने भी मेरे को जीवन में यह कहा है कि हमको काम वही करना चाहिए जिसके हम हकदार हो या लायक हो। जब आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करे तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी में जिस चीज का रास्ता बंद होना, उस चीज में एक नहीं 2 रास्ते होते हैं। आप में दिमाग होना चाहिए कि आपको दूसरे रास्ते पे चलने की हिम्मत है। 3 बच्चे हैं मेरे, बहुत बढ़िया। और जिसको मेडिकल लाइन में अनफिट बताया गया, ये मैं स्पेशली किसी चीज के लिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने झेला है जीवन में। फिर बताता हूँ बिजनेस लाइन में बैठे तो कहाँ हुए। तो ये तो उधर था कि जिसमें डॉक्टर लाइन में लिखा था ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, आज हमसे ही हुआ है, और वही महादेव की कृपा से। अब पूछते हम बिजनेस पे। फिर वापिस आया बिजनेस करने, तो मेरा निकला दुकान से बाहर। वो मेरा कुएं के मेंढक वाली जिंदगी थी कि मैं मेंढक हूँ और उस कुएं में रहता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि यही अब दुनिया है। तो उस दुनिया से बाहर निकले तो फिर बहुत सारे अननोन फेसेस, अननोन लोग, अननोन बिजनेस करने जाओ तो आप लोग मिलते ही आप अलग अलग। हम वहां पूछे ला भाई ये दे दे, तो मैंने यार मैं नहीं दे सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। एक लिटरली 65 साल के अंकल माथे आए मेरे। अच्छा, दुकान में सिर्फ इस बात पे कि ला भाई बिस्किट का पैकेट दे दे। मैंने ला अंकल आप वहां से निकाल लो। तो तू काई के लिए बैठा है। मैंने अंकल मेरे को परेशानी है। तो बोले घर में रहे। मैंने अंकल आप 65 साल के हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चल सकता, इसलिए मैं आपको निकाल के दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते, खुद निकाल लेते। 4 जने भी एक एज के बाद है ना आदमी का ये भी खत्म हो जाता है। 60 के बाद जो एजेड रहते हैं वो समझा के गए मेरे को कि मेरे से नहीं होगा। मैंने यार बहुत सारे इसमें के भाई मिलेंगे मेरे को। वहां से फिर हिम्मत जुटाई। मैंने काम अब अपन यही करेंगे। धीरे धीरे दोस्ती यारी होते गई, काम धंधे बनते गए। फर्स्ट टाइम बैठा हूं मैं व्हील चेयर पे काम करने के लिए। नॉर्मली मैं ऑफिस चेयर पे बैठ के बैठे काम करता था। इसमें बैठे बैठे मेरे को ये परेशानी होती है सर कि मेरी जो स्किन है वो डेड है। तो गल जाती है तो प्रेशर सोल हो जाता है। प्रेशर सोल होने के बाद अभी लिटरली 2 ऑपरेशन लेके आया हूँ अप्रैल में। फ्लैप तरीके से काटा, 188 के आसपास टाके थे। और करीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 28 तारीख की नवंबर में शायद दिवाली थी, 30 या 31 को कंप्लीट हुआ हूँ बस। 7 महीने बैठा। इसके पहले मैं क्लब चला रहा था।
क्लब क्या काय का चलाता था? स्नूकर क्लब चला रहा था। अच्छा, पूल स्नूकर चला। उस स्नूकर क्लब को चलाने में जब मैं वहां पे नए नए लोग, वो पूरा एटमोस्फेयर नया था मेरे लिए, यंगस्टर्स ही आते होंगे सारे ज्यादातर। यंगस्टर, और शायद उन्होंने किसी को व्हीलचेयर पे देखा ही नहीं। देखा नहीं। हाँ, कैसे करता है, कैसे बाथरूम करता है, कैसे ये करता है, इस टाइप की। अब मेरे लिए तो बहुत अलग माहौल की, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, ना कोई वहाँ सर्कल वाला जो मेरे को पहले से जानता हो या कोई सपोर्ट में खड़ा हो जाए। आप तो काम करने गए थे। अपन तो काम करने गए, हंसते रहे लोग, हंसाते रहे लोग। मैंने यार ठीक है, महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, फिर लोग जानने लग गए कि यार ये आदमी इस तरीके से काम करता है। फिर जो हंस रहे थे वही साथ में बैठ के हंसा रहे थे। यहाँ से काम निकला, फिर ऑपरेशन होके बाहर वो चल रहा था काम मेरा अच्छा। कुछ सर्कमटेंसेस और कुछ सिचुएशन खा गई मेरे को, तो मैं ऑपरेशन होके हॉस्पिटल आ गया। बैठे बैठे अब मेरे को जीवन में, मैं इसके पहले सही होके फिर मैं गया कलेक्टर ऑफिस अभी लिटरली, और 1 2 3 मंगलवार की जन सुनवाई होती है ना सर। अभी आप मेरे से कह रहे थे गवर्नमेंट हमारे को क्या देती है, गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं देती है सर, सिर्फ दिलासे के अलावा। अब मैं आपको बताता हूँ, कौन सा विकलांग आदमी काम नहीं कर सकता? कर सकते ना, क्यों नहीं? 10% से लेकर 90% तक की विकलांगता है। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, व्हीलचेयर पे भी लोग आज साइकिल से धंधा कर आप रहे हैं। हम पे भरोसा करके तो देखो। चलो भरोसा मत करो, एक आगे सपोर्ट करो, सिर्फ हम पे भरोसा करो सर कि हम कर सकते हैं। आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया एक भरोसे पे ना कि आदमी काम करता है तो कुछ तो बोलेगा। बिल्कुल, हम तो अगर आप उसी टाइम पे सोच लेते मेरे जैसे 7 विकलांग आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, आपके एपिसोड चलते जाएंगे। आप भरोसा करके ही आदमी को बुलाओगे बिल्कुल कि उसमें काबिलियत है कि नहीं है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है कि भैया इनको कोटा दे दिया, इनको कोटा दे दिया, इनको कोटा दे दिया, तो सिर्फ पेपर में मत दो कि हमने विकलांगों को कोटा दे रखा। उस कोटे पे काम करवाओ विकलांगों से। जब विकलांग आंख बंद करके अगरबत्ती बेच सकता है तो वो आंख बंद करके बैठ के बल्ब भी बना सकता है। बिल्कुल, जब उसमें करने की ताकत होनी चाहिए। 30% में किसी की गाड़ी का पंचर जोड़ सकता है तो किसी भी बड़ी मैकेनिक की दुकान, कंपनी में, टाटा की हो, किसी की भी हो, उसमें बैठ के मेंटेनेंस का काम कर सकता है। जब मैं बैठ के बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे आपने उस लायक नहीं रखा। मैं बहुत गया कोर्ट, नगर निगम गया, मैं कलेक्टर ऑफिस गया कि सर मेरे को एक 10 बाय 10 की जगह दे दो, कोई ने नहीं दी। हम परेशान होते रहिए। आज हम 13,000 रुपए की दुकान भर सकते, 13,000 रुपए मंथली का किराया दे सकते हैं ना। तो आप कमा के दे रहे हो ना? कमा के दे रहे हैं ना, तो हम साल भर की लीज नहीं दे पाएंगे क्या आपको? आप हमसे पैसा लो ना सर। आप विकलांग को और विकलांग मत बनाओ, मेंटली तो बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि जो फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज आदमी होगा ना, वो सबसे पहले मरेगा दिमाग से। सही बात है। हम आपके पास आए, हमने आपसे ये नहीं बोला कि आप हमको 10 रुपए दे दो, हमने आपसे ये बोला कि सर आप हमको काम करने के लिए रास्ता दे दो। 90% विकलांग सिर्फ विकलांग इसलिए है सर क्योंकि हमको किस नजर से देखा जाता है। मैं ये अपने इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। हमको जिस नजर से देखा जाता है वो होता है एक तो हंसना, और एक दूसरा तिरस्कार। तिरस्कार तो हमको ऐसे मिलेगा जैसे फ्री की गवर्नमेंट है वो, जैसे लोगों को बोनस मिलता है ना दिवाली पे, वैसे हमको तिरस्कार मिलता है। मैंने तो ये भी देखा है कि कभी कभी मांगने जाते कि काम दे दो तो वो बोलते कि भाई तू पैसा ले जा और काम तू मत कर, काम मत। वो एक दिलासा हो जाता है कि 10 रुपए देके तुम किसी इंसान को क्या जीवन भर की खुशी दे पाओगे? नहीं हो पाता। 10 बातें सुना के उस आदमी में अगर तुम थोड़ी सी इंसानियत भर दो और उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। मैं ये नहीं कहता 10वीं पढ़ा आदमी होना चाहिए, 5वीं पढ़ा होना चाहिए, 20वीं पढ़ा होना चाहिए, या ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं तो पढ़े लिखे इंसान ढो रहा है आज की तारीख में सर, कोई मदद हम खुला बोलते पढ़े लिखे इंसान में सिर्फ किताबी ज्ञान है, उसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। बड़ी आईटी कंपनी में चले जाएंगे और कभी कभी तो ऐसे मैंने देखे हैं, मैं अभी आपको बताऊं लिटरली कि आज की तारीख में ऐसे ऐसे इंजीनियर निकल रहे हैं कि वो पढ़ाई के टाइम सीट भी खा रहे बच्चों की। बच्चों की सीट खाने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद उनकी खुद की बाप दादाओं की दुकान पे बैठ रहे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं जो 20-20 25-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, जो नॉर्मल आदमी को करनी चाहिए जिसको सीट नहीं मिली। ऐसे इंजीनियर पढ़े हुए आज की तारीख में। इंजीनियर है सर बहुत सारे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री नाम की है। हाँ। जो डिजर्विंग है वो तो बाहर बैठा हुआ है, उनको तो एडमिशन ही नहीं मिला। बिल्कुल। और ये जो नीट है उनका डिग्रियां मिल गई और वो फिर भी बाप दादाओं के काम कर रहे हैं। मेरी है ना सर आपके शो के थ्रू ना एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आप बोलिए, हम वहां तक पहुंचाएंगे आपकी बात। जमाने को कोटा दे सकते हो, विकलांगों को पेपर पे देते हो।
विकलांगों को वाकई में उनकी विकलांगता से यूज करो सर। टेली परफॉर्मेंस से लेके कहाँ काम नहीं कर सकता विकलांग व्यक्ति। एक सीट पे बैठने के बाद वो पूरी दुनिया को रोटेट कर सकता है सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर, ये आपने यहाँ पे बोली है बात, और ये जब एपिसोड आएगा तो हम इसको वहाँ पे सभी जो दूर टेक भी करेंगे कि आपकी बात को मान्यता प्राप्त उज्जैन की से जाए। मुख्यमंत्री बने सीएम बिल्कुल, यादव जी। बिल्कुल। वहां पे फूलों की दुकान है और एक विकलांग व्यक्ति चला रहा था उसको। ये भ्रमण पे गए हुए थे शायद उस टाइम पे। कलेक्टर उनके साथ में था, लिटरली रील है ये उनकी। अच्छा, इन्होंने इंस्टेंट उसको दुकान खुलवा के दी। खुलवा के दिए। मैं कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटने के बाद जब मेरे को कलेक्टर साहब कहते कि हमारा ऐसा कोई प्रावधान होता ही नहीं है, मेरे पास लिटरली मोबाइल में फोटोज पड़े हैं सर जहाँ पे 33% वाले लोगों को विकलांगता की दुकानें मिली हुई है। अलॉट की गई है। मैंने 50,000 रुपए मेरे दोस्तों से लेके एक दोना पत्तल बनाने की मशीन खरीदी। क्यों खरीदी मैं बता रहा हूँ, महादेव की कृपा कसम। वहां पे एक विकलांग व्यक्ति था, उसका नाम सूरज। बोले भैया मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं एमबीए कर रहा हूँ। मैंने तू क्यों आ रहा है? तो बोले भैया वो स्कूटी के लिए। स्कूटी का भी झांसा ही दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। सिर्फ एक बार बटी है, उसके बाद वो काय पे आ गए इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल पे। साइकिल। अरे तो तुम क्या कर रहे हो गवर्नमेंट वालों? तुम विकलांग को क्या कर रहे हो? एक साइकिल दे दी, अब साइकिल पे क्या भीख मांगेगा आदमी? करना है तो काम करने की व्यवस्था ढूंढ के दो। एनजीओ खोल रखे, एनजीओ में जाता हूँ, मैं ही गया हूँ, भैया कितने रुपए की जॉब मिलेगी? बोले पहले हम आपको 4 महीने कंप्यूटर सिखाएंगे, उसके बाद आपकी 10 से 12 हजार रुपए की जॉब लगेगी। क्या सिखाओगे आप? कंप्यूटर सिखाओगे। उसमें भी फीस ले रहे हैं ना? नहीं, अपने से नहीं लेंगे, वहां से एनजीओ से पैसा आ रहा है। अब ट्रस्ट से कितना पैसा आता होगा सर? बहुत आता है। और एक विकलांग व्यक्ति को तुमको, एक विकलांग छोड़, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी तुमको कंप्यूटर अगर पढ़ाना है तो तुम कितने रुपए में पढ़ा लोगे? एक 6 महीने की टोटल अगर फीस है, 6,000 रुपए बहुत हो गए। तुम उसके बाद उसको कितने रुपए की जॉब दे रहे हो? 12,000 रुपए की, मैक्सिमम 15,000 बस। कन्वेंस 15 से 20,000 में तो आदमी का काम ही नहीं होगा ना आज की तारीख में। सर। वो 15,000 रुपए भी मिलेंगे, उसमें कन्वेंस जाएगा। कन्वेंस के बाद उसमें से भी ये है कि 10 कंपनियों में से 3 जगह जॉब लगेगी सर। और वो 3 जगह जॉब लगने के बाद अगर 17 जनों का ग्रुप है ना सर उस कंपनी में, तो 17 जने मिलकर उसे अपाइच को खा जाएंगे। वो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे सर। वो लड़के को जब मैंने बोला कि मैं तेरे लिए मशीन खरीद के तेरे को दोना पत्तल का काम, मैंने लिटरली करके दिया है सर। और ये मैं एनजीओ में बोल के आया हूँ परदेसीपुरा में, एसबीआई के फाउंडेशन में। मिला सर तुम मेरे को काम वाम मत दो, तुम मेरे को सिर्फ एक जगह अलॉट कर दो। मैं 6 हैंडीकेप लोगों को काम देता हूँ, 6,000 रुपए महीना भी कमाएंगे ना तो खुश रहेंगे। और मैंने तो रेंगने वाले हैंडीकेप लोगों तक घूम लिया था कि यार वो बैठे बैठे कम से कम दोने की पैकिंग तो कर सकते हैं। तो जब मैं इतना दिमाग लगा सकता हूँ तो हमारे तो बहुत महान अनुभव लोग देश चला रहे हैं। बिल्कुल। वो एक अकेले मोदी जी थोड़ी ना सब कर देंगे, बाकी लोगों को भी तो काम करना पड़ेगा सर। सही है। हम भीख मांगने थोड़ी ना गए थे, हम सिर्फ काम मांगने गए थे। काम मिला क्या किसी को? और मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऐसे बहुत सारे विकलांगों को देखा है मैंने वहां पे। गाड़ी मांगने इसलिए नहीं गए थे कि गाड़ियां फ्री में मिल रही थी, उस गाड़ी से भी आदमी काम जमा लेता है। मैंने देखी ना कुछ रील्स मैंने भी देखी, दो रस्सियों पे काम जम जाता है, चिप्स की पैकेट बांध के और वो बेच रहा है। उसका दिन भर का गुजारा कर लेगा सर वो। 4 जनों की उसकी सुननी नहीं पड़ेगी। एक अपाइच की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके मेंटल लेवल, वो लड़का मेरे पास आता था परदेसीपुरा से तो कहता था, बोले भाई 8:20 पे उसने मेरे को फोन लगाया, मैंने नहीं उठाया। सुबह 8:30 पे मैंने उसको रिटर्न फोन लगाया, बोले भैया मैं बस पकड़ के वापस जा रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले भैया मैं जैसे ही बस से नीचे उतरा 4 लोग मेरे को देख रहे थे तो मेरे को ये लगा कि ये मेरे को मारेंगे। अच्छा। ये एक हैंडीकेप लोगों की मेंटल लेवल मेरी खुद की थी। मैं 4 जनों के बीच में अपने आप को जब पेश करता था तो लोग मेरे को देखते थे तो मैंने नितेश यार अपन इनके लायक नहीं है। बड़ी हिम्मत जुटा के अपने आप को मैं यहाँ तक लाया हूँ। और मेरा सर आज भी महादेव के दरबार के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता और ना झुकेगा सर। यही तो आपकी सोच और ये आपकी नीति। और मैं अपने लिए नहीं करना चाहता सर। मेरी औलाद है ना, कम से कम बड़े हो गए ना ये नहीं बोलना चाहिए मेरे को कि बाप तेरे से अगर हो नहीं रहा था तो तूने हमको किया क्यों। ये बहुत कड़वी बात बताई आपने और बोली। बता रहा हूँ सर, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ना, कोई मेरे को आके खाने को देगा नहीं। करना मेरे को ये सुबह उठना है, आपको ही चलाना है और आपको ही काम करना है। और आपको रिक्शा वाले हमको उठा के गाड़ी में बिठाते तो इसलिए नहीं बिठाते कि सर मैंने बोला ना 8 में 10 में से 2 जने मिलेंगे सिर्फ अच्छे। 8 जने तो सिर्फ पटक के लेंगे हमारी। कैसे? कि भैया तू पैसे कैसे देगा? सही है। यहाँ से परदेसी पूरा 200 लगते हैं तो हमसे 300 लेंगे। भैया तेरे को 100 गोद में उठा के भी तो ले गए थे 3 सीढ़ी। वो नहीं छोड़ेंगे, वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ते सर। मेरा पूरा सर्कल, मैंने बोला ना सर, एक्सीडेंट के पहले 35 जने बैठते थे मेरे साथ, आज एक्सीडेंट वाले टाइम पे एक भी नहीं था। एक्सीडेंट के बाद जो मेरे सर्कल बनते गए तो मैं ये दिल लगाते गया, मैंने लेबर रखी। अब मैं आपको काम की लिस्ट गिनाता हूँ सर। मेरी सबसे पहले घर के नीचे की मोबाइल की शॉप अकेले ने चलाई। दूसरी बार में मैंने रिपेयरिंग का काम सीखा, खुद ने काम चालू करा। तो उस खुद के काम चलाने में मेरे घर से मोबाइल नॉवेल्टी तक गया 50 रुपए में। अच्छा।
नावेल्टी तक पहुंचते पहुंचते हो गया वो 150। 150 रुपए कहाँ लग गया वो 150? वो जो भाई साहब गए थे रास्ते में। सिर्फ उस रास्ते को उसने बनाने के लिए 150 रुपए बना दिए। तो मैंने कहा हमारी, मतलब हम अगर चल नहीं सकते तो हमारी कहाँ ली गई? बीच वाले ने बराबर। वहां से निकले। मैंने 2016 में चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी खरीदी। अच्छा, अनुभव, विजय और मुकुंद ऐसे करके तीनों पार्टनर है। पहली एक फ्रेंचाइजी थी केवल उसकी, चाय सुट्टा बार की, विजय वहां पे बावरकुआ पे। बाबर को मैंने उससे बात करी, 3 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रहा था उस टाइम। वो खुला बोल रहा हूँ सर, मेरे को सिर्फ उसने फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं हैंडीकैप था और उसको ये लग रहा था कि मेरे चाय सुट्टा बार का नाम खराब हो जाए। होगा। मैंने 2017 में और उसने कब मना करी मेरे को? जब मैं दुकान ले चुका था 35,000 रुपए रेंट पे और मेरा काम अंदर का चालू हो चुका था। फिर मैंने उसको बनाया था विंटेज बुक कैफे खुद ने, मेरे बड़े भाई के साथ में, और हम 2 भाई ने वो कैफे चलाया, बहुत तगड़ा चलाया। नाम चला, मेरा काम भी चला, मेरा जोमेटो स्विगी सब पे काम चला। बैठे बैठे बनाना सीखा, चाय बनाने का काम मैंने वहां से बहुत अच्छे से चालू करा। सैंडविच, पिज्जा, पास्ता, मैगी मेरा भाई साहब बनाते थे, लेकिन सैंडविच पिज्जा क्या है कि बैठे बैठे बन जाता है, उसमें सही। किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उसको डिजाइन मेरे हिसाब से करवाया कि मेरी हाइट के हिसाब से वो डिजाइन हो जाए। वहां से निकले, कोरोना भाई साहब आ गए। कोरोना भाई साहब आ गया तो भाई साहब की दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई क्योंकि भैया बोले यार मैं तेरे साथ या फिर मेरी पर्सनल जिंदगी। तो मैंने भाई आपकी पर्सनल जिंदगी। वहां से हटा, फिर एक शॉप खरीदी, रेंट पे ली, मेरे घर से थोड़ी सी दूर। वहां जब वो चलने लगी तो कोई दुश्मन नहीं बना मेरा, तो मोहल्ले वाले बने ये क्यों कर रहा है कि कैसे भैया कर रहा ये है? यहाँ पे लड़कों की भीड़ पड़ती है और शाम में और रात में ये 10-10, 11-12 बजे तक रहता है और ये गाने हाँ, चाय की दुकानों पे तो यही होता है नॉर्मली। चाय की दुकान पे ही सबसे ज्यादा इतिहास रचाते हैं सर। बिल्कुल, सबसे सारी बड़ी प्लानिंग वही जो होती है। प्लानिंग होती है ना सर, सब वो वही होती है। किसी भी चीज की ले लो आप, वो वही होती है। तो वहां से खाली करी, वहां से खाली करी तो ऊपर वाले का इतना प्यारा सपोर्ट था मेरे ऊपर कि बाबा ने ना बोले बेटा यहाँ से खाली करो और 2 दुकान आगे निकल जा। 2 आगे दुकान बढ़ो। आगे मिला और 2 दुकान आज भी तक मेरी शॉप हुई है। आज मेरे को 5 साल हो गए उस जगह पे, और उस जगह को मैंने सर ऐसे सींचा है कि किसी का बाप ने नहीं सींचा होगा उसको। मैं ना ऐसी नॉर्मल ऑफिस चेयर है, ऐसे ऐसे करके मैंने झाड़ू निकाली है मेरी दुकान की अकेले। और मेरे घर में मैं कभी रोता नहीं हूँ किसी के सामने। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे को टूटा हुआ देखेंगे ना, हाँ, तो वो तो टूट ही जाएंगे। वो मेरी माता राम ने मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे भाई ने भी बहुत किया। मैं अगर उनको खुशी नहीं दे सकता तो मेरे को गम देने का तो कोई दुख तो नहीं दे है ही नहीं। वो शॉप चलाई और आज ऐसी कृपा है कि मेरा दोस्त अगर मेरे से 4 किलोमीटर दूर भी रहेगा और उसको 40 दुकानें मिलेंगी वहां बीच में, पर वो वहां नहीं जाएगा। वो आपके, वो एक आदमी की वो मेरे पास ही आएगा क्योंकि मेरा व्यवहार बहुत तगड़ा है। और महादेव की कसम, ये एक एक शब्द है ना ऊपर वाले का भरा हुआ है। बहुत अच्छा काम करा आपने और बहुत अच्छी दुकानें चलाई, आज इतना भी काम चला। करा और इतना व्यवहार बनाया लोगों से, और यही आपकी नियत है और आपकी ये कर्म है कि आप अच्छा कर रहे हो। तो फ्यूचर में क्या सोचा है आपने कि फ्यूचर में आगे क्या करोगे आप? सर या तो खुद की जिंदगी बदलूंगा जितनी बदल चुका हूँ, और अगर खुद की नहीं बदल पाया तो मालिक से सिर्फ पूरी जिंदगी में सिर्फ यही की ख्वाहिश है कि मेरे को देख के कम से कम 10 जनों की जिंदगी तो बदले। बिल्कुल, वो फाइनेंशियली हो, वो मोटिवेशनली हो, मैं पर्सनल जाके किसी की मदद कर दूं। महादेव यूजेस माय पॉकेट टू हेल्प अदर्स। वाह, बहुत सही लाइन बोली आपने। मेरे जेब में पैसा हो वो भी ऊपर वाले का हो, मेरे घर के बाद अगर वो किसी के काम आ गया तो मेरा तो जीवन आपका सार्थक है सर। सुधर गया। क्योंकि जीवन में और कुछ तो मांगने से रहा मैं किसी से, ऊपर वाले ही है देने वाला। ना आप दे सकते, ना मैं दे सकता, ना कोई दे बहुत सकता। से ऐसे लोग हैं जो गंगा जाके नहा के आ जाते हैं, वापस कर्म खोटे कर देते हैं। वो गंगा में जाके नहाते ही क्यों? मैं तो ये सोचता हूँ कि जब कर्म ही गंदे करना है तो हाँ, गंगा जी फिर कहाँ से नहाए धोएंगे? क्यों? अभी तो वो एक चल रहा है ना सर कि बोले 5 रुपए में पानी ठंडा है तो बोले हम तुम्हारे नाम की डुबकी मार लेते हैं। अच्छा, बेचने वाला बेचने पे आए, सब बेच देगा, लोग तो जमीर बेच देते हैं सर। सब बेच देगा वो। और आज के समय में तो सबसे ज्यादा जमीर ही बिक रहा है लोगों का। अब बताओ, जमीन है ही नहीं ना, तो बेचेंगे ना। आपका पाप, आपको जाना है कुंभ में स्नान करने, बिल्कुल। पानी ठंडा है, ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, और सामने वाले ने कह दिया बोले भैया 5 रुपए में मैं तुम्हारे नाम की डुबकी लगा के आता हूँ। डुबकी किसने लगाई? अरे वो तो किसी उसने और ने। लगाई ना। तेरे पाप कैसे धुले? तू तो बस मन में ये मान लेकिन के आया कि आदमी मैंने सोचा 5 मेरे रुपए दे 5 दिए। रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वो डुबकी लगा रहे हैं। उस 5 रुपए को ना आदमी है ना ऐसे किसी चौराहे पे सिग्नल पे बहुत सारे भिखारी मांगने आते हैं। बिल्कुल। उसको यूं देकर उसको अपना आपको बताना क्या मैंने 5 रुपए दिए। उस 5 रुपए देने की जगह उसको कुछ खाने का देता। उस 5 रुपए का वो यंगस्टर होगा या फिर बच्चियां होंगी या कुछ भी जो होगा, भी। उसका होगा तो गलत उपयोग। सही। मैं जमाने में सेवा करने नहीं जाता। मेरी दुकान के पास से 2 जाते हैं, एक मेंटली डिस्टर्ब है और एक एजेड हो गया है लेकिन उसको काम धंधे करना नहीं होंगे, उसको 2 रुपए 5 रुपए चाहिए रहते हैं, मेरे से ले जा। और एक वो जो मेंटली डिस्टर्ब है
वो जमाने के लिए मेंटली डिस्टर्ब है, मेरे लिए नहीं है। भैया मैं नहा, भैया चाय पीनी है, मैंने भैया झाड़ू निकाल दो। ऊपर वाला मेरी मदद करने कैसे आता है मैं आपको कहीं ना ये कहीं रूप बताता में आ हूँ। ही जाता है। बोले भैया कल मैं शॉप पे था, पिताजी नहीं आए, बोले मेरी तबीयत खराब है नितेश, मैं नहीं आऊंगा। मैंने ठीक है। चाय के बर्तन धोना है, मैं नहीं धो सकता सही। क्योंकि मैं जा नहीं सकता, या फिर मेरे पास चीजें अवेलेबल बिल्कुल। होनी चाहिए। और रात में उड़ता हुआ क्या मालूम कहाँ से आया, दिन भर से नहीं दिखा मेरे को। अच्छा। और मैं आपको बोलता हूँ मेरे जीवन में ये चीज कब से होने लगी है। 23 नवंबर मैं गया था नीम करोली बाबा के पास, बस कैची धाम आप जाओ, आपके सारे काम पूरे होते हैं। वहां से मैं रिटर्न आया और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, महादेव की कसम खा के, पहले मेरे को बाबा मिले 5 साल पहले महादेव, उनने मेरे को रास्ता बताया। वो कहते हैं ना राम जी की नैया पार नहीं होती हनुमान जी के भी। हाँ। और हनुमान जी कब हुए, जब महादेव ने बोला कि मेरे को रुद्र अवतार लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ पाया ना पहलवान, तो पहलवान ने क्या करा, बोले हनुमान जी के रूप में चलते हैं। बिल्कुल। मेरे को कहाँ भेजा, उन्होंने बोला तू ऐसे नहीं समझेगा, तू ऐसे समझेगा। और ये कब से हुआ आपके साथ? ये अभी अप्रैल की बता रहा हूँ, ये अप्रैल क्या नवंबर की, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। हाँ। हॉस्पिटलाइज होने मतलब के बाद 2024 नवंबर? 2024 मेरे हॉस्पिटल होने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं, मेरी माता राम, पिताजी शॉप पे, मेरी फैमिली मेरे पास नहीं थी उस टाइम, उसके घर थी, किसी को नहीं बताया मैंने। अप्रैल 1 मई को मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। उसका डॉक्टर ने मेरे को 188 नहीं, उसने मेरे को पूरा छील लिया और एक मशीन लगी मेरे को जिसमें से पूरा पस वगैरह या जो भी इन्फेक्टेड बाहर निकलता है, वो लगी मेरे को 28 दिन तक। 28 दिन तक मेरे को ऐसे रहना था। 28 दिन के बाद मैं वापस गया तो डॉक्टर ने मेरे को रीऑपरेट करके उसको पूरा पैक कर दिया। उसको पैक करने के बाद उसने मेरे को बोला तेरे को सिर्फ एक कंधे पे रहना है। कहाँ से आई हिम्मत सर बाबा की? तो एक मैं अप्रैल और अभी तो आपका और समय अच्छा होने वाला है। सितंबर अक्टूबर तक मैं एक कंधे पर आऊँ सर। अभी तो आपका और समय अच्छा होने वाला है क्योंकि हनुमान जी का साल चल रहा है, मंगल साल चल रहा है, 9 सर नवंबर बाबा चल की रहा है। कृपा ऐसी है मेरे पे कि मेरे पास पहले 30,000 रुपए पड़े रहते ना तो मैं दुखी रहता, आज मेरे पास 1 रुपया पड़ा रहता तो भी मैं सुखी हूँ। मेरे को लोड ही नहीं है, मैंने तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुमको जो करना है तुम करोगे। मैं कितने भी हाथ पैर मार लूं, मैं यहाँ आने की कब से सोचता, 1.5 महीने से नहीं आ पाया मैं। उसने बनाया पूरा विजन की, बोले बेटा तू इस टाइम पे ही पहुंचेगा। सही है। अगर आपने आज से 5 साल पहले भी कोई चीज सोची है तो वो 5 साल बाद होगी जरूर, लेकिन वो होगी। वो उनके टाइमिंग, वो उनके टाइमिंग के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग कहता हूँ। देखो मकान बनाना उनके योग से है, ठीक, शादी योग से, बच्चे योग से, बिल्कुल ये तीनों बड़ी चीजें योग से होती है। जब तक आपके योग नहीं होंगे, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। आपकी शादी भी हो जाएगी तो डिवोर्स हो जाएगा, हो जाता ना सर। मैंने अच्छे को टूटते हुए देखे। मकान बनते बनते नहीं बनेगा, बिक जाता, बनेगा ही, कर्जे हो जाते, कर्जे में हो जाता। तो आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है ऊपर वाले ने, आप सिर्फ काम करो, कर्म करो, अच्छे करो, फल की इच्छा मत रखो, ऊपर वाला खुद दे देगा, खुद देगा वो। और अच्छी नीयत रखो, लोगों से अच्छे व्यवहार रखो, क्योंकि आज का दुनिया तो मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या है, मतलब क्योंकि आज फोन नहीं उठाते हैं, कर्जा ले लेते हैं। किसी का काम नहीं आता है जब तक किसी का दूसरे से मतलब नहीं है। मतलब ही दुनिया जिसको बोलते हैं। वो एक कहावत थी ना सर कि हम तो घर से निकले और मंजिल को पाने के लिए निकले। मैं कहता हूँ कि गुमराह तो वो लोग थे जो घर से निकले ही। मैं नहीं निकल पा रहा था, मैंने यार घर से निकलना तो ये बहुत अच्छी चीज। तो लोग बोलते ना हमें क्या करना है, हमारे बाप दादा का पड़ा हुआ है, हमारी दुकान चल रही है, उन्होंने जो करा वो तो उनने कर दिया। तुम्हारे जीवन का तुमने क्या है, तुम उसको उड़ाने के लिए कैसे करना है, तुम ये कर रहे हो। तुम 10 को 10 से 100 कहाँ तक करोगे, ये सोच अगर होगी तो जिंदगी बहुत अच्छी होगी सर। और नहीं तो फिर वो तो ये है कि जितना है कुआं है, एक दिन तो वो भी खाली होना ही है। नहीं, घर वालों की जमी हुई जब दास्तान को कौन बिगाड़ेगा, तो बोले हम ही बिगाड़ेंगे। बिल्कुल। और ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ सर। तो अच्छा है, हम आपके बेस्ट फ्यूचर की कामना करते हैं और आपकी जो बातें हैं वो हम आगे तक पहुंचाएंगे भी सही। और आप काम करते रहे और अच्छे कर्म करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। और जब जब हंसा है कोई मेरे को, तब तक मैंने इतिहास रचा, ये हर बार की बात है। और जब जब मैं गिरा हूँ, महादेव ने उससे दुगनी रफ्तार से मेरे को आगे उठाया है। सिर्फ एक है, आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप बहुत प्यारा काम कर रहे हो प्रभु। मेरा महादेव की कृपा आप पे बनी रहे और ये बहुत आगे बढ़े। और जितने भी विकलांग व्यक्ति आपके पास आते हैं, कोई पैसा मांगने नहीं आएगा सर। हम कोई पैसे के लिए आपके पास नहीं सर, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ये चीज, तो मैं आपके थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ। कल जाती हो बात तो ये आज चली जाए। तुम जमाने में जब कुछ करते हो, 4 जनों को खाना खाने की व्यवस्था मत दो, उनको उस लायक बना दो कि वो विकलांग व्यक्ति काम कर सके।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल, आपकी बातें भी होगी और आपका जो चीजें आप डिमांड कर रहे हो सकता है भगवान महादेव के आशीर्वाद से वो भी हो जाए। वो मेरे को नहीं भी देंगे ना कोई सर। कोई लोग होते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। सर मैं आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रहा, मैंने तो सिर्फ जो लोग होते हैं वो आपदा में अवसर ही ढूंढते हैं कि आज आप मिल गए, आपके साथ फोटो खींचा लिया, ये हो गया, डाल दिया भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। सर मेरे को लेकिन किसी के 3 दिन साथ बाद वो व्यक्ति की नीयत क्या है? मेरी ये नियत नहीं है कि मैं आपके शो के माध्यम से ये इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ ये चीज कि मेरे को कल मिल जाए। आपका शो नहीं, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा ऑफिस व्हील चेयर लेके, साक्षात देखेंगे तो 10 बार देंगे। बिल्कुल। पर मेरे अकेले के भले के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैं बहुत सारे वो विकलांग व्यक्ति है नहीं, जिनको मैंने परेशान आप देखा पूरे है। देश के लिए कह रहे हो क्योंकि जो शो है सर पूरे 600 देश में रुपए आ रहा है। पेंशन मिलती है, एक विकलांग व्यक्ति को 600 रुपए पेंशन मिलती है। और उसका जो बीपीएल का कार्ड है जिससे उसको राशन फ्री मिलेगा, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कह रहा कि हम बना के दे देंगे, है ना। उसको बनाने में वो मांगेंगे 11 कागज, एक आदमी को वहां तक पहुंचने में। और एक तो विकलांग, बस उसकी विकलांगता देख के उसको ये चीज दे दो ना। अब उसमें भी आपको उसकी कागज सारी चाहिए चीजें ना। चाहिए, वो आदमी कैसे पॉसिबिलिटीज बनाएगा सर उस चीज। सही। अगर विकलांग व्यक्ति इतना सक्षम होता तो फिर वो राशन फ्री का लेने क्यों जाता। मतलब आदमी को देख के नहीं दिए जा रहे, कागज पे दिए जा रहे। विकलांग कागज है, आप लो ना, आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, बस बात खत्म। आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो और आप उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बस बात इतने पे दे दो। नहीं, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए सर, परिवार बिलो का पॉवर्टी ये- लाइन चाहिए, ये चाहिए। अरे वो विकलांग है, वो वैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन है। हर विकलांग काम नहीं कर रहा आज के समय में, नहीं कर रहा है। आधे सदमे में है, आधे फांसी पे टंग गए हैं, और आधे आधे जो जमाने मिल के रहा डर है। से, और आधे जमाने के डर से बाहर नहीं आ रहे सर। बिल्कुल। ये हकीकत है जीवन की। तो कर्म के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर कर्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदा रखती है। वो उंगली टूटने के बाद हो, हाथ टूटने के बाद हो, दिमाग से हो, मुंह से हो, कर्म केवल ऐसा नहीं कि हाथ पैर से होते हैं सर। बिल्कुल। कर्म दिमाग से ही बहुत होता है। और कर्म के ऊपर मैं भी ये कहना चाहूंगा कि कर्म अच्छे करो तो आप जब जाओगे तो आप लोगों के दिलों में याद भी रहोगे। कर्म अगर क्योंकि आपके अच्छे कर्म है तो आप जाने के बाद भी लोग आपको याद कर रहे हैं कि कर्म नहीं अगर यार। अच्छे होंगे तो सर फिर अपने को वो नर्क और वो थोड़ी ना मिलेगा। विष्णु भगवान को पूछते हो तो तुमको फिर विष्णु जी का समुद्र मिल जाएगा, भोले बाबा को पूछते हो तो भोले जी की जगह मिल जाएगी। बिल्कुल। और अगर कर्म बहुत ज्यादा ही अच्छे नहीं है और बहुत ज्यादा बोले तो रावण का क्या हुआ वो समझ लो वो सर। बिल्कुल महादेव का बात खोल के विवाद था वो। नियत का खेल था, जो नियत खराब थी एक ही जगह गलती हुई और एक ही गलती के चक्कर में क्या हुआ उसका, खत्म। भोलेनाथ को जिसने खुद ने उनको ये वो दिया है कि बोले तेरा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, उनको ही दूसरा रूप लेके आना पड़ा ना विनाश करने के लिए। बिल्कुल। राम जी ने तो सिर्फ तीर मारी है, निपटाया तो हनुमान जी ने था। सही है। उनको भी और उनकी सेना को भी, नहीं तो उनसे बड़ा बजरंगी कोई नहीं था प्रभु। सही है। ये बात तो सत्य है। बिल्कुल। हम जैसे कर्म होंगे वैसे आपकी नियत होगी, और नियत जैसी होगी। नियत होगी वैसा ऊपर वाला तुमको फल देगा। बिल्कुल। तुम आज सोच लो कि तुम आज सोने की थाली में खा रहे हो, कल वो सोने थाली बेच के तुमको रंग को राजा और राजा राजा को को रंग रंग बनाने में बनते समय देर कभी नहीं लगा सर। कि हमने भी देखा है और बहुत आप जल्दी होता है सर। मैं तो कल भी रंग था, आज भी रंग हूँ, लेकिन जीता राजा जैसा हूँ। बिल्कुल। ये आपकी नियत है और आपकी सोच अच्छी है। किसी बड़ी कंपनी में 1000 रुपए कमाने वाला एम्प्लॉय नहीं बनना मेरे को। वो खर्चे भी मेरी नहीं करते खुद की दुकान का राजा हूँ मैं। और उनसे बस इतना खर्चे नहीं बहुत होते है ना। सर। वो नहीं होते ना सर। नहीं होते। आज के समय की जनरेशन नहीं देखी सर आपने। बोले क्या करना है तो बोले बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करना है। वो एमएनसी का मालिक ही बड़ा है, तुम वो तो वहां खर्चे हो कर रहा है। एम्प्लॉय। सही है। सही। मैं कहता हूँ मेरी एक चाय की टपरी है, मैं उसका राजा हूँ। मैं दिन के और मेरे 1000 ऊपर कमा रहा हूँ कोई तो 800 खर्चा कर सकता हूँ। नहीं। अरे सर मेरे को तो उस मकान मालिक पे भी कभी कभी तरस आता है कि करोड़पति है वो, और साल को फोन कैसा आता है, बोले 1 साल हो गया 500 बढ़ेंगे। सर मेरी स्थिति ऐसी है। हाँ कोई बात नहीं, अभी एक दुकान का इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ एक लास्ट। मेरी दुकान, एक और दुकान, क्लब जिसने ले रखा है, रेस्टोरेंट कैफे, तीनों का मीटर लगा हुआ है एक जगह पे। साल भर से मेरा बिल आ रहा है 4400, 4500, 4000, और मैं भर रहा। उसके यहाँ जब काम चालू हुआ तो मशीन वगैरह लगी होगी, ग्राइंडर वगैरह, तो उसका बन गया पंचनामा। अच्छा। और जिसका पंचनामा बना वो सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट का, मांडव में। अच्छा। पैसे वाला, वो उनको लेके सीधे कहाँ गया मेरे पास, बोले इसका भी बनाओ, ये भी दुकान हमारे साथ है। 40,000 रुपए का उसकी लगी तो उसकी लगी तो मेरी भी लगा थी। 40,000 रुपए का टोटल बना। अब 40,000 रुपए टोटल बना तो मकान मालिक वो और ये सब मिलके क्या सोच रहे कि अब इसको हम कम कैसे कराएंगे। तो क्या बोलते, मतलब तेरी हालत देख के वो लोग मान जाएंगे, तो सिर्फ मेरे हैंडीकैप होने की वजह से वो मेरे को वहां लेके गए और मेरे से 40 के यूज करके बोला ना आपदा में अवसर है ना, 40 को 20 करवा लिया सर उनने। उसमें भी नियत पूरी नहीं भरी मेरा मकान मालिक की और उसकी भेरू की। 7,000 तू देगा, 7,000 तू देगा, 7,000
तो मैं दूंगा, मकान मालिक के साथ, पास वाले के साथ और मेरे साथ, जबकि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मेरा तो वार्ड भी उतना नहीं हो रहा था, दे दिए। इतने के बाद भी उसकी सिविल इंजीनियर की और उसके बेटे की नीयत नहीं भरी। 2 साल 3 साल हो गए, मेरा बिल ही कम नहीं हो रहा। एक दिन मेरे पिताजी शाम में कंपनी से रिटर्न आया, मैं बोला यार नितेश बिल देख के, मैं तेरा मीटर देख के आया। मीटर जाके देखा तो उस पूरे मीटर में कनेक्शन कर रखा। सर सिर्फ जो नहीं चल पाने की वजह से जिस चीज का फायदा उठा लिया उन लोगों ने, उनने क्या सोचा, ऊपर वाला ने, मैंने नहीं देखा। एक दिन देख लिया, झगड़े हुए, जो भी हुआ, पैसे का सेटलमेंट नहीं हुआ, नहीं दिया उनने तो नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कही थी कि मैंने देखो अगर मैं रो के क्लब के महादेव को बोल दिया तुम्हारी जिंदगी कब लाठी ऊपर वाले की चलेगी, लिटरली बता रहा हूँ 10 दिन पहले एक आपकी पिताजी, तो ये घर है, ये कुत्ता निकाल के हम यूं आए और हम यूं जा रहे थे और एक जना हमें आके भरा गया और हम बिस्तर पे आ गए। ये है बड़े भाई साहब का, बड़े सिविल इंजीनियर का हाल। रही बात औलाद की, यंग जनरेशन नशे के पीछे बहुत भागती है सर। अभी चली ना, है ना, नशा ऐसा पड़ा हुआ है गाड़ी में, गाड़ी ऐसी जा रही है, चौराहे पे गए 3 जने एक साथ ठुका गए। कहाँ ले डूबा कर्म उसको, सीधा भी पहुंच सकता था वो कुत्ता, उसको लेके सीधे भी जा सकता था, लेकिन कहाँ, ऊपर वाले की उसमें है ना, लाठी में है ना आवाज नहीं होती, पर जब पटकता है ना, मालिक की कसम ऐसा पटकता है कि अच्छों की व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो हम देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही देखते हैं और दुनिया ओरिजिनल लाइफ में भी यही देखते हैं। सर 6,000 रुपए, 3,000 रुपए, उसकी मंथली पेमेंट 35,000 रुपए होगी, ज्यादा होगी मेरी स्थिति। तो नितेश जी, अब आपकी जर्नी हमने सुनी, आपकी कहानी सुनी, बहुत मोटिवेशनल कहानी, आपकी इंस्पिरेशन है और हम आपसे इंस्पिरेशन ले भी रहे हैं और हम लोगों तक भी ये चीज पहुंचाना चाहते हैं कि कर्म करो और कर्म की राह पे चलो और आगे बढ़ो। सर एक इंस्पिरेशन तो आप है हमारे लिए, कारण पूछे क्यों? अच्छा, पूछे क्यों? नहीं हम तो काम कर रहे हैं बस। नहीं सर, आप काम नहीं कर रहे, आप वो काम कर रहे हो जो काम जिनको करना चाहिए ना वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी सोच है। सर आपकी सोच से मेरी तो नहीं, मेरे ऐसे 10 और हम उन 10 को देख के हमारे ऐसे 100, पर आपकी वजह से हम जैसे 100 का जीवन बन जाएगा। नहीं बिल्कुल, इसलिए बनेगा कि कम से कम कोई तो है जो हमको सुनने की, नहीं तो और हम भी ये चीज ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम काम कर रहे हैं। और मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये शो आगे बढ़े और आप लोग आगे बढ़े और आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका भी मिले। एक मौका तो दो हमें, नहीं हम जैसों को दो, और एक मौका हमको ऐसा दो, फिर हम बताएंगे कि हम बैठे बैठे चौका कैसे मारते हैं। बिल्कुल, तो आप ये सारे वो जो कहते हैं ना सर, जिनकी जिंदगी कागजों पे निकल गई, हम विकलांगों की जिंदगी कागजों पे निकल गई। सही है, राशन दे दे, पेंशन दे दे, आयुष्मान कार्ड दे दे, ये दे दे, वो दे दे। एक पोर्टल बनाओ ना व्यवस्थित। आजकल तो ऑनलाइन चीजें हो गई, सब ऑनलाइन हो जाता है। और पूरा देश के लिए सोच लिया, पूरे देश के इलाज के लिए सोच लिया, सबके लिए सोच लिया। जो रेंग रहे हैं नीचे मिट्टी में, उनको चलने का मौका कब दोगे? नहीं बिल्कुल, आपकी सोच के हिसाब से आपको मौका मिलेगा और आप कर्म करो, और नहीं कर पाओगे तो आप अपना खुद का तो कर ही रहे हो। मैं तो ऊपर वाले से सिर्फ इतना चाहता हूँ सर कि जिससे मिलूं हंस के मिलूं, आप हंस के मेरे से जाओ, बस इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं। बस बिल्कुल, मैं किसी के काम आ जाऊं तो मेरी जिंदगी सार्थक है। मेरा माँ बाप मेरे को देख के कम से कम ये बोल सके कि यार मेरे छोरे, मेरा बाप तो बोलता है सर कि अच्छे नहीं चल पाया मेरे छोरे के आगे, और मेरा छोरा ऐसा होने के बाद भी कम से कम जिंदगी जीत हो रहा है। जिंदगी जी सर मैं तो यहाँ से वहां तक जाने का बोलोगे ना, कोई गोद नहीं मिलेगी तो मैं तो रेंग के पहुंच जाऊंगा, घुटना ही छिलाएगा ना सर। इससे ज्यादा क्या होगा? ये इतना हो गया तो इससे ज्यादा क्या होगा? और कुछ नहीं होगा सर। हिम्मत है, अगर कहते हैं वो मदद है, हिम्मत है मदद है खुदा। बिल्कुल, हिम्मत है तो जीवन में कीमत है, और नहीं तो सर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने मेरे जीवन में सीखी हुई चीज है। और मैं तो द कर्मा है ना सर, ये जीवन का सबसे बड़ा लाइन है। कर्म करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, और कर्म ही नहीं अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर तुम कितने धर्म का आचरण कर लो, तुम्हारी जिंदगी है ना वो गंगा जी की अस्थियों में ना पेक होके, और वो पेक होके भी तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। सही, क्योंकि कर्म और कर्मा दोनों चीजें हैं सर। कर्म ऊपर वाला करो और कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि कर्मा अच्छे भी आएगा, कर्मा रिटर्न हो गया, ये दोनों चीजें मिक्सिंग है, ये घूमता है। बिल्कुल सही कह रहा सर। तो बिलीव ऑन कर्मा और डू योर कर्म। बिल्कुल, और मेरा कर्म मेरी पहचान, आप आपका कर्म करो और अपनी पहचान आपके कर्म से बनाओ। पहचान बने नहीं बने सर, लोगों याद रखते हैं बस, इससे ज्यादा जीवन में कुछ बिल्कुल यही हमारी पहचान है, और अपने आप अपना खुद का चरित्र ऐसा बने, जो हूँ जैसा हूँ सामने हूँ, पसंद आए तो दिल में रख लो, और नहीं तो दिमाग से भी हटा। बिल्कुल, अपने दम पे काम करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं,
अपना जीवन नहीं बना पाए तो दूसरों का दूसरों का बनाने में, बना- कम से कम बनाने में मदद उस सही पे हो। मदद कर दे, किसी भी तरीके की हो सर। बिल्कुल। वो मेरे जीवन की हो, आपके जीवन की हो, बस इसी पे जीवन चलता है सर, बिल्कुल। और यही हमको जीवन में करना भी है। तो बिल्कुल नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप हमारे प्रभु शो आपका। पे आए। आपने हमें बुलाया, हमें इस बात इतने लायक समझा सर, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हमें नहीं पूछता कोई, हमसे सही। सिर्फ दुकान में भी आदमी उतनी देर बात करेगा जितनी देर उसको उसको सामान काम है। चाहिए। बिना मतलब के ना कोई यारी है, हर जगह गद्दारी है। क्या बात है। बिना मतलब के वाकई में कहीं यारी नहीं है सर। मैं तो सबको देखता हूँ, आज अगर मेरे पास कुछ है तो 4 दिन मेरे को उठाने आ जाएंगे, हाँ, ये और जिस है। दिन मेरे को बाहर नहीं जाना होगा उस दिन मेरे से लोग पूछेंगे भी नहीं कि तू कहाँ है। उनको कोई दूसरा साथ मिल जाएगा, कुछ भी सब मिल ढूंढ जाएगा। लेते हैं अल्टरनेटिव। सबके पास है आज के एक समय में ऑप्शन, सब रखते हैं। हर कोई रखता है। आजकल बीवी से के अलावा भी एक ऑप्शन सब रखते हैं। सबके पास होता है सर, होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट परमानेंट हो और 4 खाते दूसरे बैंक में होना बिल्कुल, जरूरी है। सबके पास है ऑप्शन, इसलिए बताता कोई नहीं है, कोई रखता है सर। बिल्कुल। तो स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार, बहुत सर। धन्यवाद। जब आप मिलेगा आए। मौका आपके पास आने का, तब हम आपके बिल्कुल। शरण में आ जाएंगे सर। बिल्कुल। तो देखिए सभी ये शो कर्मा शो नितेश जी तिवारी, नितेश जी शर्मा के साथ। देखिए शो को, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये हम जैसों की सुन रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखा दोस्तों आपने नितेश जी शर्मा की कहानी, कैसे उन्हें तकलीफ हुई, कैसे उन्होंने दुख पाए हैं, कैसे वो जीवन व्यापन कर रहे हैं। 3 बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए हैं। और मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों कि जीवन में कभी भी सुसाइड जैसी चीज़ें मत कीजिए, कभी मत सोचिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये जीवन हमें भगवान ने एक बार दिया है, बार बार हमें ये जीवन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेशनल होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए और देखते रहिए द कर्मा शो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। ये सांसारिक जीवन थोड़ा छोड़कर और अब ये सब धारण कर लूँ। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब में था। वहाँ पर एक लड़की हमसे अटैच हो गई थी। उसने कहा अपन दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। वो मराठी समाज की थी। मैं ऐसे ही मंदिर में जाके बैठ गया भगवान के सामने। मैंने कहा हे भगवान, मैं आपके रास्ते पर हूँ और आपने मुझे इस रास्ते पर भेजा है, अब मुझे सही रास्ता बताइए। बस अंतर मन से एक आवाज़ आई, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, शादी के बाद क्या गारंटी है वो जीवन भर मेरे साथ रह सकती है। क्योंकि जब मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जैन धर्म है। इस धर्म का जो पालन करता है स्वर्ग के देवता उसे प्रणाम करते हैं। हमने जैन धर्म की शुरुआत करी है। जो जैन धर्म है हमारा, तो जैन धर्म कहाँ से आया, हम कैसे जैन बने? जैन भगवान महावीर का सिद्धांत है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैन बनाया नहीं जाता है, जैन एक आचरण का नाम है। आज के समय जो जैन बनते हैं, माँ नमोकार सुनाती है तो बच्चे अपने आप कहते हैं कि मेरी माँ ने नमोकार सुनाया है इसलिए मैं जैन हूँ। किसी की माँ गायत्री मंत्र सुनाती है तो बच्चा कहता है मैं हिंदू हूँ। कुरान शरीफ सुनाती है, बच्चा कहता है मैं मुस्लिम हूँ। जपू का पाठ सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं सिख हूँ। बाइबल सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं ईसाई हूँ। इस प्रकार से मंत्रों के प्रभाव से बच्चों का मन मंत्रित हो जाता है और उसी परंपरा का बच्चे पालन करते हैं। अगर हम एक ऐसा ही मंत्र ले आए कि एक ही मंत्र सब धर्मों में काम आ जाए। बहुत सुंदर मंत्र है, उस मंत्र का नाम है ओम। जैसे मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हम ओम कहते हैं, वो 786 कहते हैं।